नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषि और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ अतिथि हैं नीलकमल जी। नीलकमल कवि हैं, आलोचक हैं और अब इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है मरीच झांपी को छूकर बहती है जो नदी। नीलकमल जी, आगे बातचीत से पहले हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया ऋषि जी। आपके पॉडकास्ट में सुनता रहा हूँ और यहाँ हम लोग बातचीत के लिए बैठे हैं। इस अवसर को उपलब्ध कराया आपने, इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया जी। इस उपन्यास को दोस्तों मैंने लगभग 2 महीने पहले नीलकमल जी से मिल कर के लिया था और जिस शाम मैंने इस उपन्यास को लिया उसी शाम इसके कई हिस्से मैंने पढ़ लिए। चूँकि मेरी पढ़ने की जो शैली है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा कूद फान करके पढ़ने वाला है और मैं यही सोच करके पढ़ता गया और उस रात तक लगभग पूरा ख़त्म कर दिया था। ये इस खुद को आश्वासन देते हुए कि मैं इसको फिर से दोबारा पढ़ूंगा, लेकिन पहली बार मैं ऐसे ही पढ़ूं। इससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरी कथा में एक पठनीयता है। आप कथा शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इसको पढ़ा जाए। आगे इस उपन्यास पर और कुछ बात करने से पहले मैं नीलकमल जी से पहला सवाल करूंगा कि यह उपन्यास लिखने का ख्याल आपको कब आया? ऋषि जी, ठीक ख्याल कब आया ये तो बताना मुश्किल है। ये जो घटनाएं हैं वो पब्लिक डोमेन में रही हैं और इन पे गाहे बगाहे चर्चा होती थी और बड़ा ही असहज करने वाला प्रसंग ये है। तो ये इच्छा थी कि इसके बारे में और विस्तार से और गहराई से जाना जाए। तो लगभग 2014-15 के बाद थोड़ा व्यवस्थित ढंग से मैंने जुटाना शुरू किया, कुछ रेफरेंसेस और वहाँ जाने की इच्छा कि वहाँ जाके ही देखा जाए कि वो जगह कहाँ है, वहाँ के लोगों से जो अगर उनके स्मृति में कुछ हो तो सुना जाए। तो वहाँ से प्रयास शुरू वहाँ हुआ। मतलब मरीच झांपी द्वीप है, जो सुंदरबन का एक अच्छा। द्वीप है और वहाँ पहुँचना थोड़ा कठिन है। तो वहाँ पहुँचने में कई वर्ष लग गए मुझे। तब जाके वहाँ जाने के कुछ ऐसे मित्र बने जो जिनके साथ वहाँ जाना संभव हो पाया। शुरू में तो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि उपन्यास ही लिखा जाएगा। अच्छा। ये था कि इसके बारे में जानना है और नोट्स लेते जाना है। तो किस फॉर्म में होगा ये पहले से तय नहीं था, लेकिन कालांतर में ये हुआ कि नहीं, इसको कथा के रूप में ही कहा जाए। जी। लिखना, पांडुलिपि पे काम करना 2017 में, उसके पीछे तैयारियां चलती रहीं। अच्छा। जाना आना चलता रहा, रेफरेंसेस जुटाना। बहुत सारे बांग्ला के उपन्यास जो विभाजन और विस्थापन से जुड़े हुए, और मैं पढ़ के दंग रह जाता था कि बांग्ला में इतना बढ़िया काम हुआ है। तो बहुत मदद मिली मुझे विभाजन की पृष्ठभूमि को समझने में, और तब ये इच्छा और बलवती होती गई कि नहीं, इस पर काम करना है और इसको ले आना है। आप बार बार गए भी, लोगों से मिले, बातचीत की? बहुत बार। तो उस द्वीप का जीवन कैसा है? अब आपकी रचना भी पूरी हो चुकी है। जीवन वहाँ का शहरी जीवन से तो बहुत ही कठिन है। एक समय में वहाँ बिजली भी नहीं थी, पीने के पानी की समस्या थी। अब बहुत सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो गई हैं। बहुत सारी जगहों पे बिजली के तार पहुँच गए हैं, ट्यूबवेल हो गए हैं, लेकिन जीवन बहुत ही कठिन है। वो प्रकृति पे निर्भर। उस द्वीप पे अब तो कोई नहीं है? मरीच झांपी द्वीप पर नहीं, मरीच झांपी द्वीप पे अब कोई नहीं है। वहाँ उस समय, मतलब जिस समय की ये घटना है, 1978 का अप्रैल का महीना था, जब पूर्वी बंगाल के जो पीड़ित शरणार्थी थे वो यहाँ आए। कुल 11 महीना लगभग ना? लगभग 13 महीने का ही वो पूरा उस हाँ, वहाँ का पूरा प्रसंग 13 महीने का है। मतलब लोगों का आना, बसना और उजड़ जाना, पूरी कहानी 13 महीने की है। उसमें भी उस 13 महीने में आप ये देखिए कि अप्रैल
1978 से लेकर के दिसंबर तक वो वहाँ ठीक ठाक थे। अच्छा। और 79 के जनवरी से उनके लिए समस्याएं, मतलब आधा जो 13 महीने का जो लगभग आधा हिस्सा है उन्होंने सुख से बिताया, मतलब संघर्ष में बिताया। सुख में तो नहीं बिताया, उनके लिए संघर्ष में सुख बिताया। शब्द कहना भी ठीक नहीं है। उनके मन में ये कल्पना नहीं रही होगी कि यहाँ से हमें इस तरह से हमें उठना यहाँ से पड़ेगा। हटा दिया जाएगा। तो एक तरह से वो सुख ही था, मतलब कहें कि वो संघर्ष, और उसमें एक उम्मीद थी कि हम इस जगह को बसा लेंगे, यहाँ हमारा घर होगा। भविष्य था, भविष्य का सपना था। तो आम्राकारा वास्तुहारा, तो एक वास्तुहारा समाज जो कह रहा है कि अब हम कहीं के नहीं है, उसको एक जगह मिली, जगह तो टिकने की जगह मिली। क्या जगह ढूंढा उन सब उन्होंने ढूंढा। हाँ, अच्छा, जगह ढूंढा। जंगल है, जंगल था, जंगल है, उसको मतलब पेड़ों को काटा, बिल्कुल जैसा रहने लायक बनाया। हाँ। और कुछ नहीं था वहाँ, सब कुछ लाने की। बड़ा ही सुंदर वो दृश्य है जहाँ आपने शायद पहले या दूसरे अध्याय में आपने रखा है कि एक टीम बनती है और वो टीम उस प्रस्तावित संभावित जो कॉलोनी है उसके लिए हर चीज़ के बारे में सोचती है कि कहाँ विद्यालय होगा, कहाँ पूजा स्थल होगा, कहाँ कम्युनिटी हॉल होगा, कहाँ हॉस्पिटल होगा। ये सारी चीज़ें कल्पना की जा रही हैं और काम भी किया जा रहा है, सोचा भी जा रहा है। तो वो बड़ा रोमांचक फील हो रहा है पढ़ते हुए। हाँ, है भी। और मेरा ख्याल है कि जो उद्वास्तु थे या जो शरणार्थी थे, उनके जो लीडर्स थे, उनके संगठन के जो उनको लीड करने वाले लोग थे, काफ़ी होमवर्क किया होगा कि यहाँ कैसे एक ब्लूप्रिंट उनके पास रहा होगा। बिना ब्लूप्रिंट के इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें कर लेना। वहाँ पहुँचने से पहले, मरीज झांपी द्वीप पर पहुँचने से पहले ही जो टीम थी, जो उत्साही युवाओं की जो टीम थी जी, वो अगर शरणार्थी कैंपों में रही होगी, अगर रायपुर में थी वो पहले, तो वहाँ रह करके ही बहुत कुछ सोच लिया गया था कि वहाँ हम ऐसा, क्योंकि आते ही इतने प्लान वे से वहाँ पर चीज़ों को शुरू करना, बनाना बिना योजना का संभव नहीं था। नहीं, योजना तो एक ब्लूप्रिंट तो रहा होगा, खाका तो रहा होगा कि वहीं जाना है, उसकी तैयारियां रही। तो ये जो 13 महीने का जो जीवन था, और एक बड़ी आबादी बांग्लादेश से पलायन करके भारत आती है, भारत में वो बंगाल में आती है, बंगाल के द्वारा फिर से होते हुए वो दूसरे राज्यों में भेजी जाती है शरणार्थी के तौर पर। और कुछ लोग अपने लिए आसरा ढूंढते ढूंढते इस द्वीप पे पहुंच जाते हैं, जो कि बांग्ला भाषी हैं, मूल रूप से बांग्ला भाषी हैं, जो कि बांग्लादेश से आए हैं। तो वो अपने लिए बंगाल का ही एक कोना ढूंढ लेते हैं, जो कि वो समुद्री द्वीपों के बीच वो इलाका है, क्षेत्र है। तो एक कथाकार के तौर पर ये जो पूरे जो 13 महीने की उनकी ज़िंदगी है, और जो उनके जीवन में थोड़े सुख के और संघर्ष के क्षण आए, संघर्ष के साथ सुख, और उसके साथ आपदा आई या कह ले त्रासदी आई, उनका जीवन जो इतना पीड़ादायक हुआ, कष्टमय हुआ जी, एक कथाकार के तौर पर आपने जो महसूस किया वो आपने लिखा है जी। अभी आप जो लिख लिया आपने, ये प्रकाशित हो गया, लोगों के बीच ये रचना पहुंच रही है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो क्या फील होता है जो आप संप्रेषित करना चाहते थे वो हो पाया है? संप्रेषित हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं, हालांकि शुरुआती प्रतिक्रियाएं ही अभी आ रही हैं, निश्चित रूप से इसकी कुछ समालोचना भी होगी। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ मानसिक तौर पे, क्योंकि परफेक्शन तो होता नहीं है, परफेक्ट कुछ होता नहीं है, एक प्रयास है। मैंने उपन्यास इससे पहले कोई उपन्यास लिखा नहीं था। पढ़े ज़रूर थे कई उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे, हिंदी में, बांग्ला में। कहानियाँ ज़रूर 4-6 मैंने लिखी थी इसके पहले। तो अब देखते हैं किस तरह से लेते हैं मित्र, जो साहित्यकार अभी जो प्रतिक्रियाएं जो आई हैं, कल परसों मैं फेसबुक पे देखा, अभी तो बहुत उत्साह बढ़ाने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब कि गौरीनाथ जी ने भी, हाँ, गौरीनाथ जी ने तो इतनी तारीफ की। मैं थोड़ा सा, मुझे असहज लगता है कि, अच्छा, कि एम्बैरेसिंग लगता है कि ऐसा क्या कर दिया है, मतलब
अब इसको महसूस जैसे होता है ना कि कुछ आपको नहीं, एक अंदर से वो खुशी तो बिल्कुल बिल्कुल हो रही बिल्कुल है ना बिल्कुल कि अगर आपने ये जो परिश्रम किया है, रिसर्च किया है, एक बिल्कुल रिसर्च करके, परिश्रम करके, धैर्य के साथ और स्व प्रकाशन से आपने जी से जी इसको जी प्रकाशित किया है अपने प्रयास से, तो लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, जो कि आनी भी चाहिए, आपकी मेहनत के अनुकूल ही है ये। नहीं, अच्छा तो लगता ही है। अगर कहूँ कि अच्छा नहीं लगता है तो ये झूठ होगा, बेईमानी होगी। अच्छा तो लगता ही है, लेकिन अभी इंतज़ार करूँगा मैं कि कुछ फॉर्मेट को लेके, जैसे आपने खुद भी कहा, भाषा, मेरी नज़र भी भाषा और फॉर्मेट पे गई। तो भाषा मैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पठनीय है, और उसमें बहुत तरह के प्रयोग आपने किए हैं। कहीं कहीं लगता है कि ये रिपोर्टाज है, कहीं कहीं लग रहा है कि ये संस्मरण है, कहीं कोई कहानी, चूँकि आप कहानी लिख रहे हैं तो कहानी भी है। तो बहुत सारे जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, आपने इस्तेमाल किए हैं। तो ये अनायास है या सयास है? नहीं, सायास तो नहीं है ऋषि जी, सायास बिल्कुल नहीं है। इस फॉर्मेट मेरे दिमाग में लिखने के पहले बिल्कुल नहीं था कि ये इसी रूप में इसी जाए। रूप में लिखना है। मतलब एक स्पॉन्टेनियस कहेंगे अभिव्यक्ति के तौर पे वो मेरा ये कन्विक्शन है कि उपन्यास एक ऐसा फॉर्मेट है, वो ऐसा है कि एक बहुत बड़े मैदान में आपको खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। मतलब आपको इसी छोटी एरिया में खेलना है, आप उस कोने में नहीं जा सकते, ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप दौड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, इस छोर से उस छोर, पूरे हर दिशाओं में दौड़ सकते हैं आप। और सौभाग्य से कुछ बेहतरीन उपन्यास मैंने पढ़ रखे हैं जो बांग्ला के हैं। तो एक तरह से कहूँ तो एक भीतर इच्छा रहती है कि अगर मैं लिख पाया कभी तो ऐसा लिखने की कोशिश करूँगा। बहुत बड़े कैनवस के उपन्यास, एक उपन्यास का मैं वहाँ, हालांकि उपन्यास में मैंने उसको एज ए रेफरेंस मेंशन भी किया है। अतीन बंदोपाध्याय एक बांग्ला के साहित्यिक हुए हैं, उनका एक बड़ा ही मशहूर उपन्यास है नीलकंठ पाखिर खोजे। मुझे लगता है ये माइलस्टोन है। मेरा ख्याल है कि हिंदी में अनुवाद होके आया नहीं है अभी, लेकिन ये गज़ब का उपन्यास है। ये उपन्यास हुआ, किया पातर नो को एक उपन्यास है, प्रफुल्ल राय का है। तो इन उपन्यासों को पढ़ते हुए मेरे अंदर ये इच्छा थी दबी हुई कहीं ना कहीं कि अगर मैंने कभी उपन्यास लिखा तो ऐसा लिखने की कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ें आई हैं, मतलब कोई तैयारी नहीं कि। अपने उपन्यास में एक जगह आप लिखते हैं, एक शरणार्थी की कथा उसके शरणार्थी बनने की कथा से अलग नहीं हो सकती। जी, जैसे ये घटना है, मरीज हब्बी की घटना है। ये कहानी कुल 13 महीनों की है और 4-5 पन्नों में कही जा सकती है। लेकिन बिना पीछे गए विभाजन और उसके कारणों और उसके बाद की जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, उनमें जो अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग समुदाय थे, अलग अलग धर्म थे, उनके बीच में आपसी रिश्ते क्या थे, उसमें कहाँ से तनाव पैदा हुए। और विस्थापन तो 1-2 दिन में होने वाली घटना नहीं है। तो इसलिए उसको समझने के लिए वो उसके बिना पृष्ठभूमि को समझे कोई कहानी कह पाना संभव नहीं है। तो शरणार्थी के बनने की कथा कि वो किन परिस्थितियों में, किन हालातों में वो शरणार्थी बना। और यहीं पर वो आपका जो ये उपन्यास है अपनी रोचकता को प्राप्त करता है। मतलब वो जो प्रक्रिया है, जो पृष्ठभूमि में आप पाठक को लेके जाते हैं, तो उस पृष्ठभूमि में पाठक अपनी जो उसकी जो समझ है, विभाजन संबंधी जो समझ है, और वो भी जागती है, और बहुत हद तक उसको बहुत नई चीज़ें उसको जानने को मिलती हैं, जो आप चाहते भी हैं कि पाठक जाने। जी जी। कि इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स थी, जो विचारधारा थी, वो कितनी हावी थी, या उसकी कितनी भूमिका थी। ये कोई ऐसा ही मतलब अचानक से आ गई कोई विपदा नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो विचारक, जो चिंतक हुए हैं, एक पूर्वी बंगाल के, अभी वर्तमान जो बांग्लादेश है, वहाँ के एक स्कॉलर हुए हैं, अहमद रफ़ीक साहब। अच्छा। अभी भी हैं, जीवित हैं। उनका काम है विभाजन की पृष्ठभूमि पे, बड़ा अच्छा उनकी एक किताब है। किताब है देश विभाग फिरे देखा, विभाजन, अच्छा, देश मुड़ के देखना, लुकिंग बैक। तो उसमें वो समझाते हैं और तथ्यों के साथ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से समझाते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो पॉलिटिकल विजडम की कमी की वजह से, और जो एक भीड़ का चेहरा जो ले लेता है, अनियंत्रित भीड़, उपद्रव, दंगे, फसाद, और फिर इसको सेना से या मिलिट्री से कंट्रोल करने की कोशिश, पुलिस से नियंत्रित करने की कोशिश, ये चीज़ें बहुत ही व्यावहारिक नहीं हैं। इनको नियंत्रित करने का काम जो है मूल रूप से वो जनप्रतिनिधि का है, जो मास लीडर है, जनता के बीच जाके जो काम करता है, जिसकी विश्वसनीयता है। तो अगर ये फेल करता है तो ये कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल विजडम का भी फेल्योर है उस दौर के। उसको आपने भी समझने की कोशिश की है और अपने उपन्यास में अच्छा खासा उसको आपने स्पेस दिया है। ये जो राजनीतिक एक चरित्र ही है इस उपन्यास का जो इस पूरी कहानी को एक्सप्लोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से वो लेखक की जर्नी भी है और वो चरित्र की जर्नी भी है। पंजाब का जो क्षेत्र है वो भी विभाजन का दंश झेला और बंगाल ने भी विभाजन का दंश झेला। तो एक आम हिंदी भाषी पाठक जो है वो पंजाब के विभाजन के बारे में थोड़ी बहुत तो समझ उसको है। लेकिन बंगाल के विभाजन और इससे जुड़ी हुई जो व्यथा है, जो त्रासदी है, जो संकट है, इसको लेकर के हिंदी भाषी समाज में उस तरह की कोई समझ नहीं दिखाई देती। ऐसा आपको भी लगता है? बातें भी नहीं हुई हैं, बातें लिखा बहुत कम गया है। एक तो भाषा का संकट है। एक व्यक्ति जो हिंदी भी जानता हो और बांग्ला भी इतनी अच्छी जानता हो कम से कम कि बांग्ला साहित्य पढ़ ले और फिर वो उनका इस्तेमाल करे, कुछ काम करे। हमारे यहाँ चीज़ें अनुवाद से आती हैं, ज़्यादा तौर पे बांग्ला साहित्य की चीज़ें हिंदी में आती हैं, अनुवाद से ही आती हैं। तो विभाजन साहित्य का अनुवाद भी मेरे ध्यान में तो नहीं है कोई हिंदी का, उस तरह हिंदी में उस तरह से आया हो जैसे चर्चा की मैंने। अब जैसे देखिए अभी बांग्लादेश अभी सुर्खियों में है। भारत बांग्लादेश का जो संबंध है, खुद बांग्लादेश की जो अपनी राजनीति की जो स्थिति है वो बिगड़ी हुई है, बहुत ही बिगड़ी हुई है। और हिंदी भाषी समाज के मन में कौतूहल सा रहता है कि ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच का नाता कैसा है, वो उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं लोग। एपार बांग्ला ओपार बांग्ला वाली जो फीलिंग है, और वो जो शायद यहाँ जो रहते हैं हिंदी भाषी वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। नहीं, देखिए इसी चीज़ बहुत ही सिंपल है। आप कल्पना करिए कि हम लोग कलकत्ते में रहते हैं जी। दक्षिण कलकत्ता है और उत्तर कलकत्ता है। एक ऐसा समय आए कि दक्षिण कलकत्ता और उत्तर कलकत्ता दो अलग देश बन जाएं। हाँ। तो हम लोग क्या सोचेंगे? हाँ, अचानक से हमारे लिए तो दमदम में रहने वाला जो दोस्त है वो ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल। या टॉलीगंज में जो रहता है वो वैसे ही रहेगा, उससे रिश्ते वैसे ही रहेंगे। तो ये चीज़ें तो राजनीति और स्वार्थ पूर्ति और सत्ता का जो समीकरण है, पावर पॉलिटिक्स है, उसका हिस्सा है। आम जो लोग होते हैं उनको बहुत मतलब होता नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके स्वजन, आत्मीय लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो पूर्वी बंगाल में, अब के बांग्लादेश में हैं। आते हैं, जाते हैं, शादी ब्याह में शामिल होते हैं, और उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं और बांग्लादेश में किसकी सरकार है। लेकिन सरकारों का तो अपना अलग हित अहित जो है वो अलग सोच होती है। तो जनता कुल मिला के सांप्रदायिक नहीं होती है। आम आदमी, आम जनता जो है
वो सुख शांति से रहना चाहती अब है। कल ही मैं सब्जी ले रहा था तो एक सब्जी जो विक्रेता है वो अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति को मुर्शिदाबाद से संबंधित कुछ बातें कह रहा था और हमें चीज़ों मेरे लिए चीज़ें तौल भी रहा था और उससे वो बात भी कर रहा था। तो उसने बार बार वो कह रहा है कि मैं जिधर ये सब हो रहा है मैं उधर गया हुआ हूँ और तुम जानते हो घर इधर है और खेत बांग्लादेश में है और बांग्लादेश वाले का घर इधर वाले का घर उधर है, खेत भारत में है, इधर वाले का घर इधर है और खेत बांग्लादेश में है और आराम से वो आते हैं जाते हैं। तो उसमें वो व्यक्ति उससे पूछ रहा है कि चोरी नहीं हो जाती है, लीचू का जो बाग है वो उसको चोरी नहीं हो जाती है। तो वो उसको समझा रहा है कि अरे चोरी कैसे हो जाएगा, उसका भी बाग है मेरा भी बाग है, एक ही बार लीचू तैयार हो रहा है तो उसका भी लीचू उसी समय तैयार हो रहा है, हमारा इसका भी इसी समय हो रहा है, एक ही मार्केट है। तो चोरी वोरी ওইগুলো কাজ হয় না, ওই রকম वातावरण नहीं है, वैसा वातावरण नहीं। तो जो लोग हैं वो अब वही मैं कह रहा हूँ कि जो दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति है, लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो इसको दो देशों का मामला ही समझना चाहता है, उसी अर्थ में उसको देखता है। आपने जो उदाहरण दिया बहुत सही कि उत्तर कलकत्ता और दक्षिण कोलकाता पता चले कि अगली सुबह दो राष्ट्र हैं। थोड़ा और ब्रॉडर वे में देखिए तो हमारे राज्य जो हैं, मैं बनारस से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, तीन पीढ़ियों से हूँ। जी हाँ। इनमें से कोई अलग देश हो जाए कल को तो मेरी क्या स्थिति होगी? बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। इसमें एक भाषा और धर्म वाला पहलू थोड़ा और इसको मसालेदार बना दे रहा है इस चीज़ को, अगर सांप्रदायिक और क्षेत्रीयता की दृष्टि से भी हम देखें। देखिए भाषा की गजब की भूमिका है, खास करके पूर्वी बंगाल के प्रकरण में। 47 का विभाजन जब हो जाता है, धर्म के आधार पे राष्ट्र बन गए। अब वहाँ भाषाओं की दिक्कत आई कि नया जो बना, जो पूर्वी पाकिस्तान बना, उसकी भाषा क्या होगी? तो जिन्ना साहब ने कह दिया कि भाषा तो उर्दू होगी। हाँ। अब वहाँ ज़्यादातर लोग बांग्ला भाषी हैं, तो भाषा आंदोलन तो इतिहास है। मेरे ख्याल है विश्व में अकेला ऐसा देश है जो भाषा के नाम पे फिर वो वहाँ आंदोलन होता है और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। तो भाषा में तो गजब की शक्ति है ही, लेकिन लोगों को लड़ाया जाता है। अब उसमें भी ताकतें काम करती रहती हैं। ये जो आपकी कथा है इसमें हम आए तो इसमें धर्म को कैसे देखें आप? ये जो एक तो विचारधारा, राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए कई चीज़ों को बिगाड़ दिया, धर्म की भूमिका इसमें आप कैसे देख रहे हैं? ये जो पलायन हो रहा है या हुआ, धर्म की एज सच वो भूमिका नहीं है कि एक दूसरे धर्म का आदमी है और उससे उसके संघर्ष हो रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे वर्ग से है, गरीब अमीर वर्ग, जो क्लास कन्फ्लिक्ट है। शरणार्थी बनने के पीछे जो चीज़ें हैं उनमें क्लास और कास्ट, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज़ें हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि विभाजन के बाद भी एक अच्छी तादाद में जो हिंदू, जो वहाँ माइनॉरिटी थे, वो वहाँ रहे, अच्छे से ही रहे। लेकिन अब उसमें भी बहुत सारे जमींदार हैं, सामंत हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं। मुसलमानों में भी वही चीज़ है। ज़्यादातर जो संपत्ति के मालिक पूर्वी बंगाल में थे वो एलिट क्लास के लोग थे जी। तो उनका स्वाभाविक कन्फ्लिक्ट जो था वो जो उनके जो भूमिहीन थे, जो गरीब लोग थे, वहाँ तो ऐसा भी एक मोर्चा बना था एक दौर में, जो जोगेन मंडल के दौर में, जो माइनॉरिटी हिंदूज और मुस्लिम्स का एक साझा राजनीतिक मंच बना था। तो वो ये सब इतिहास की चीज़ें हैं। धर्म बहुत बड़ा फैक्टर मैं नहीं मानता हूँ, उससे ज़्यादा भयावह चीज़ें जो हैं वो क्लास और कास्ट की जो आपसी संघात हैं उनसे पैदा होता है। आपने कोशिश भी की है कि कथानक में कोई ऐसा भाव न जाए कि जिससे कि लगे कि कोई एक धर्म का व्यक्ति बुरा है और दूसरे धर्म का व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि कुछ मुस्लिम पात्र भी हैं, वो एक पात्र अगर थोड़ा धोखा दे रहा है शरणार्थियों को तो दूसरा पात्र सहयोग भी कर रहा है।
तो एक ऐसा मतलब व्यक्ति बुरा है, धर्म के एंगल से चीज़ों को आपने नहीं देखा है। नहीं, ये मतलब ख्याल रखने की बात उतनी नहीं है, ये फैक्ट है, ये जैसे वास्तविकता है। गुलाम मोहम्मद नाम का जो कैरेक्टर है जो जो उनको धोखा देता है। धोखा देता है, जी। लेकिन जो वही जब वो लोग पार होते हैं तो दूसरे जो हाँ, मुस्लिम जो हाँ, वो लोग उनको अपने काफी संरक्षण में उनको संरक्षण, जी हाँ, अपने संरक्षण में ले जाते हैं, काफ़ी दूर तक पार कराते हैं। ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। मैं गया था बांग्लादेश, तो लगभग एक मित्र के साथ गया था मैं, और मेरी इच्छा थी कि किस रास्ते से आए थे जो वहाँ से प्रताड़ित होकर जो शरणार्थी बन के आए थे, अच्छा, वो उस किस रास्ते से आए थे, रूट को ही आप उस पे हम लोग चलेंगे। हाँ। तो एक पूरा दिन, लगभग सुबह निकले हम लोग और शाम तक, एक पैदल चूँकि संभव नहीं था, एक छोटा सा ऑटो ले लिया गया था। तो ठहरते हुए रुकते हुए जा रहे थे, तो वहाँ एक सज्जन मिल गए, उस दौर में वो रहे थे, और ये बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले यही रास्ता है, यहाँ से लोग जा रहे थे, और हम लोग उनको कई लोग मिल करके और वहाँ तक, पुल तक, वहाँ नदी तक छोड़ के आए थे। वो कपोताक्ष नदी एक है, बोले कपोताक्ष नदी तक हम लोग छोड़ने गए थे, उसके बाद फिर वो लोग आगे चले गए। आपके उपन्यास की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। लाइन और आइन ये दो पार्टों में पीसते मनुष्य थे, वे जिन्हें रिफ्यूजी कहा जा रहा था। अपने देश की उनकी नागरिकता अब रही नहीं, और इस नए देश की नागरिकता में वे फिट नहीं बैठते थे। यह जरूर था कि स्थानीय समाज में एक तरह की सहानुभूति थी, तो एक दबा हुआ अस्वीकार भी कहीं न कहीं काम कर ही रहा था। कुछ मोटा चावल, बिस्कुट वगैरह उनको मिल रहा था, लेकिन वह आहार पर्याप्त नहीं था। पेयजल का संकट सबसे बड़ा था। शौच की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे रेल की पटरियों के इधर उधर वन्य पशुओं से भी बदतर हालत में जीवन बसर कर रहे थे। जी, ये तब की बात है जब वहाँ से लोग आ रहे थे, और हसनाबाद, बशीरहाट से लेकर के सियालदह के बीच में, सियालदह में उस दौर में उनका पंजीकरण हो रहा था, पंजीकरण की व्यवस्था थी। हाँ, तो वहाँ लंबी लाइनें लगती थी, दो हफ्ते, 3 हफ्ते बाद उनका पंजीकरण हो पाता था। तो ऐसे रहते थे लोग बेसहारा। दो पात्र हैं, बड़ा खूबसूरत है उनका प्रसंग। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर श्रोता भी इसको आनंद ले पाएंगे। फूल जो मेघना के बालों में सजे थे, वह जेब से फूलों का गुच्छा निकालता है और नाक के पास ले आता है। ये फूल दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल हैं। वैसे इन फूलों का नाम क्या है? नाम तो इसका कुछ रखा नहीं किसी ने आज तक। ये जंगली फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। लोगों ने नाम नहीं दिया इसे। जंगली कह देना ही कई बार काफ़ी हो जाता है परिचय के लिए। बादल ने तय किया कि आज से वह इसे एक नाम देगा। मेघना से खूबसूरत कोई नाम अभी उसके मन में नहीं आ रहा है। मेघना फूल है यह, हाँ मेघना फूल। मेघना के बालों में सजने के बाद ही तो इसे यह गौरव प्राप्त हुआ है। बादल घर लौटकर इसे अपनी किताबों में रख देगा। जब कभी उसका मन मेघना को याद करेगा, वह किताब के पन्नों के बीच सोए इन फूलों से बात कर सकेगा। बादल ने सामने पड़े एक मिट्टी के ढेले को जोर से ठोकर मारा और आगे बढ़ गया। मिट्टी का ढेला धूल धूल होकर बिखर गया रास्ते के बीच। ये एक कवि कल्पना है, हाँ, या कथाकार की कल्पना? कल्पना तो होती ही है जी। बिना कल्पना के तो कहानी लिखी नहीं जा सकती। लेकिन कहानी चीज़ ही ऐसी है कि झूठ को सच की तरह कहे और सच को झूठ की तरह कहे। तो ये दो पात्र हैं, दोनों ही शरणार्थी हैं, और तमाम दोनों एक साथ वहां से चले हैं, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे तो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जगह वो मिल जाते हैं। यहाँ मरीज झांपी आने के बाद भारत में मिलते हैं ये दोनों। मरीज झांपी आने के बाद मिलते हैं। मरीज झांपी आने के बाद मिलते हैं, अच्छा। तो तमाम प्रतिकूलताओं के बीच भी प्रेम ऐसा एक भाव है जो धूप की तरह। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया है दोनों के भावों को, और स्त्री सौंदर्य को भी, एक आदिवासी सौंदर्य या फिर एक गरीब स्त्री का सौंदर्य भी आपने बहुत सुंदर तरीके से उकेरा है।
और आपने जो वायलेंस का जो दृश्य है, जो पुलिस के द्वारा या पुलिस के वेश में जो लोग होंगे जो उनको वहाँ से मरीज झांपी द्वीप को खाली करने का उनको निर्देश दिया गया था, जिसने भी उस समय की सत्ता ने दिया था, प्रशासन ने दिया था, वो सब तो बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं प्रशासन और राजनीति से जुड़ी हुई, तो उस पर बहुत कुछ साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने जो कुछ भी लिखा है अध्ययन करके लिखा है। तो उनके साथ बर्बर अत्याचार भी होता है, महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है। हाँ, ये तो जनश्रुति में ऐसा है। हालांकि मैंने कोशिश की है कि हर तरह के जो व्यूज़ हैं, और जो सत्ता पक्ष का जो व्यू है और जो लोक में जो धारणा है और जो लिखित कुछ डॉक्यूमेंटेशन जी जो उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, आप बीती लिखी हुई प्रकाशित है बहुत सारे शरणार्थियों की पुस्तक रूप में, तो कुल मिला के ऐसा तो बिल्कुल स्पष्ट कहा जा सकता है कि हाँ, एक त्रासदी है और बहुत भयानक त्रासदी है। हालांकि सत्ता पक्ष इसको उस तरह से स्वीकार न करता है, न कभी करेगा। अब थोड़ा सा हमें जो मरीज झांपी द्वीप में जो आपने वर्णन किया है वहाँ के जीवन को, जैसे कि स्त्रियाँ उस 13 महीने के समय में ही बहुत कुछ तैयार करती हैं, अपने हाथों से चादर बुनती हैं और भी छोटे छोटे कार्य करती हैं, ये सब जानकारी आपको कैसे मिली? ये स्थानीय लोगों से एक तो हाथ का काम किया हुआ एक जिसको एक कपड़ा होता है खास ढंग का, 2 सूती कपड़ा बोलते हैं उसको, उसमें कढ़ाई वढ़ाई का काम होता है। हाँ। तो आसन जैसे बैठने उठने के लिए पूजा पाठ पे बैठते हैं लोग ना, तो वो एक रुमाल से कुछ बड़े आकार का, छोटे तौलिया के आकार का, उस पर बहुत खूबसूरत रंगीन धागों से कढ़ाई किया हुआ, वो एक स्थानीय व्यक्ति के हिफाजत में वो था। मैंने उसकी तस्वीरें भी ली हैं। तो वो जो वहाँ आते ही आते थे, क्योंकि ठीक नदी के इस पार जो द्वीप है वो काफ़ी पहले से आबाद द्वीप था, वहाँ हम लोग जाते आते थे। उनके पास जो बेचने लायक चीज़ें होती थी वो बेचते थे, तो चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। जो लोक में जो तथ्य हैं जिसका मैंने जिक्र किया है कि जो इतिहास से छूट जाता है वो लोक के बीच रहता है, जनश्रुतियों में रहता है। अच्छा, बाघ को लेकर के अभी भी सुंदरवन का जब जिक्र आता है तो एक तो बाघों की चर्चा बड़े उत्साह से हम लोग रोमांच के साथ करते हैं, और दूसरा पहलू है कि बाघ का आतंक भी उस क्षेत्र में अभी भी है। आए दिन जो बस्तियों में बाघ का खौफ भी है, लेकिन जीवन भी चलता है अपनी लय में। दोनों ही बातें हैं। अच्छा, दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन जो जिसका काम ही है मछली पकड़ना, जिसका काम ही है शहद जंगल में जाके शहद लाना, मोम मधुमक्खी के छत्ते से ही मिलेगा, तो ये तो बंद नहीं, उनके पास तो कोई वो दूसरा रास्ता नहीं है, उनका जीवन ही वही है। खतरा है तो है, जीवन भी चल रहा है और खतरा भी। बड़ा सुंदर एक महिला ने जवाब दिया। आपके पात्र जब पूछता है कि आपको बाघ से डर नहीं लगता, तो वो कहती है कि आप शहर में रहते हो, आपके शहर में बसें चलती हैं क्या? गाड़ी घोड़ा चलता है। गाड़ी घोड़ा चलता है। ये देखिए, तो आप कैसे बच जाते हो? आप भी तो बस से बच के निकलते हो। बिल्कुल फैक्ट है कि रोड एक्सीडेंट में हमारे देश में जितनी मौतें होती हैं उतनी शायद दंगों में भी नहीं होती होंगी, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि हमारे लिए बड़ा सहज है कि रास्ता है, एक्सीडेंट हो गया। चीज़ें दूर से जितनी भयानक लगती हैं, जो वहाँ रह रहा होता है वो उसका अभ्यास हो जाता है, उसके लिए वो चुनौतियाँ हैं। आपने काफ़ी डिटेलिंग में मतलब रस लिया है चीज़ों हाँ, मजा लेते हुए, मतलब रुक करके वहाँ के खान पान, जो लोग खाना खाते हैं, और जो रहन सहन संबंधी जो बातें हैं, व्यवहार संबंधी जो बातें हैं, उसको आपने ठहर करके लिखा है। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो हिंदी का जो पाठक है उसके लिए ये सब नई बातें हैं, और ये सब कह देना चाहिए। ये अवसर है, तो एक ये भी है, चीज़ें आती हैं बहुत। जैसे एक जगह आपने लिखा, मधुमक्खी के छत्ते ज़्यादातर जंगल के भीतरी इलाके में पाए जाते हैं, गरान और हेतल वन के बीच।
जंगल का यह सबसे भयावह इलाका हुआ करता है। बाघ यहाँ अपने शिकार के लिए घात लगाए होते हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ मौलिया सूखी लताएं और सूखे पत्ते एकत्रित करके उनको जलाकर धुआं करता है। कर्मी मधुमक्खियाँ धुआं सहन नहीं कर पाती और इसके प्रभाव से छत्ते से निकलकर भागने लगती हैं। इसी मौके का लाभ उठाते हुए मधु के चाक को मौलिया उतार लेता है शहद के लिए। जी, तो ये जो वर्णन आपने हाँ, किया, ये तो बिल्कुल ये तो इसी तरह आपने नावों का वर्णन नाव किया है, का नाव वर्णन कितने है, तरीके के होते हैं और खाना सामान्य घरों में खाना कैसे बनता है इसका भी आपने जिक्र किया है। लोग जीवन से छन के आई हुई चीज़ें हैं। और ये जो इस पेशे से जुड़े लोग हैं ना जी, जो शहद निकालने जाते हैं जंगल में, तो उनको बांग्ला में मौले कहते हैं। अच्छा, मौले मौले। और उनका एक साथी होता है जो काफ़ी इस क्षेत्र में काम करके अनुभव पा चुका होता है, उसको बोवले बोलते हैं जी। तो ये बांग्ला शब्द हैं और मैंने इनका एक हिंदीकरण किया है। मौले को मौलिया कर दिया है, बोवले को बौलिया कर दिया, ताकि वो लगे कि थोड़ा सा हिंदी का शब्द जैसा अच्छा, लगे। आपने कोशिश की है कि जो स्थानीय जो शब्द हैं उनको उनका उपयोग किया जाए। हाँ, उनको वैसे का वैसे ही रखने की कोशिश की है। कहीं कहीं हल्की सी व्याख्या भी कर दी है मैंने, जो एकदम से लगेगा कि एकदम अपरिचित शब्द है। जैसे भेरी एक जगह है, भेरी में वो प्रॉन की फार्मिंग होती है, तो भेरी क्या है, ये बांग्ला के शब्द है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। कहीं कहीं मैंने देखिएगा कि उसको एलेबोरेट किया है और कुछ को वैसे ही रहने दिया है। मुझे जो हिंदी से थोड़ा मिलता जुलता शब्द है उसको आपने रहने दिया है, ताकि स्थानीय में है। जी हाँ, स्थानीय फ्लेवर भी रहे और थोड़ी कोशिश तो अर्थ की बाधा भी ना हो। जी, थोड़ी कोशिश तो पाठक भी कर ही लेगा इसको समझने के लिए। अच्छा, एक और अंश में पढ़ रहा हूँ पाठकों को, ताकि थोड़ा उपन्यास का भी मज़ा उनको मिलता रहे। यह रिफ्यूजी स्पेशल ट्रेन है, एक ट्रेन जिसके सभी डिब्बों में शरणार्थी भरे हुए हैं। उन्हें रिफ्यूजी कैंप में ले जाया जाना है। कौन सा कैंप, कहाँ, किधर है यह कैंप, उनमें से किसी को स्पष्ट ज्ञात नहीं है। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, फिर भी उन्हें ठूसा जा रहा है मवेशियों की तरह। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच ट्रेन हावड़ा स्टेशन से अपने गंतव्य के लिए खुल गई है। तेज हॉर्न की आवाज़ देर तक गूंजती रह जाती है। ये हावड़ा पहुंचते हैं सियालदह से होकर के, आपने उसका वर्णन किया है कि पैदल ही हावड़ा स्टेशन, उन्हें पता चलता है कि जो रिफ्यूजी ट्रेन है वो हावड़ा से खुलेगी। तो जो शरणार्थी हैं या उद्बास्तु कहें जिनको, विस्थापित जो लोग हैं वो पैदल ही चलते हैं, माथे पर मोटरियां हैं, बच्चे हैं। और जो शहरी समाज है उसकी जो प्रतिक्रिया है वो मिक्स है। कुछ लोग एक समस्या की तरह देख रहे हैं, शहर में अचानक से अधिक लोगों का आ जाना शहर के ऊपर एक बोझ तो है ही है, संसाधनों पर बोझ है। और दूसरी तरफ एक मानवीयता वाला भाव भी है कि बेचारे बेसहारा हैं, उद्बास्तु हैं। इसका आपने मतलब दोनों ही भावों को आपने वहाँ पर दर्ज किया। क्योंकि मैंने शुरू में एक जगह मैंने चर्चा की थी कि वर्ग वाली दिक्कत, जो क्लास और कास्ट की बात है, तो जो एलिट है शहर का, जिसको बांग्ला में कहते हैं कि भद्र लोग, वो तो उसको उनको क्लास एनिमी के रूप में देख रहा है, उससे कोई सिंपैथी नहीं है उसकी। वर्ग संघर्ष उसके रहे हैं और कुछ मानविक लोग भी हैं। तो ये तो जानी हुई बात है कि हर तरह के लोग होते ही हैं। और वो जा रहे थे, वो आज का जो महात्मा गांधी रोड है, MG रोड, जी शायद तब हैरिसन रोड इसका नाम हुआ करता था, उससे जाते हैं, आधे घंटे का रास्ता है मुश्किल से। हम लोग भी जाते थे कितनी बार, तो सियालदह से हावड़ा चले जाते हैं टहलते टहलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपनी ओर से कुछ आप कहना चाहते हो इस उपन्यास। अपनी ओर से क्या कहूँ, जो कहना था वो तो उपन्यास में कहा जा चुका है। अब मेरी सुनने की बारी है। जो प्रतिक्रियाएं अभी तक आई हैं उनमें क्या बात निकल के आ रही है, जो अब एक नए आस्वाद की कथा लोगों को पढ़ने को मिल रही है। और अभी तक पॉजिटिव कमेंट्स ही सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये मान के चल रहा हूँ कि
मैं एक आप उकसा रहे हैं कि सामान्य लेखक हूँ और पहुंचा हुआ बहुत, जैसे होता है ना कि एक पहुंचा हुआ अवलिया टाइप का लेखक जो है वो लिखेगा तो बढ़िया ही लिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी कविता को लेकर जरूर ज़्यादा आत्मविश्वास रहता है कि नहीं ये ठीक है। लेकिन नया काम है तो इसका मूल्यांकन तो समय के ऊपर है, लेकिन अब देखा जाए। काफ़ी मेहनत की गई है और ये खुद से प्रकाशित करने की कोशिश आपने की, ये मजबूरी है आपकी? नहीं, मजबूरी तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। आज के दौर में इतने हिंदी के प्रकाशक हैं कि किसी को भी अप्रोच किया जाए तो वहाँ से किताबें आ सकती हैं। लेकिन कुल मिला के जो काम करने का ढंग है हिंदी पब्लिकेशन इंडस्ट्री का, जो रवैया है वो मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लगता है। कोई पारदर्शिता नहीं है। मेरे कुछ अनुभव, शुरुआती अनुभव, जी हाँ, ऐसे रहे हैं कि मैंने अपनी पहली किताब के साथ ही लगभग ये तय कर लिया कि अब किताबें खुद ही छापनी है, लिखना है तो खुद ही छापनी है। और तो इससे आपके रेपुटेशन पे प्रभाव पड़ेगा इस तरह का? क्या फ़र्क पड़ता है, वह है भी क्या रेपुटेशन। हम लोग तो साहित्य में सर्वहारा हैं, खोने का कोई डर नहीं है। अच्छा। नहीं, एक बड़े प्रकाशक, चर्चित प्रकाशक, स्थापित प्रकाशक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े प्रकाशन की बहुत सारी किताबें आती हैं जो बहुत ही रद्दी किताबें होती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े प्रकाशन से अच्छी किताबें ही छपती हैं। बहुत छोटे छोटे प्रकाशन, बहुत बड़े बड़े लेखकों ने सेल्फ पब्लिशिंग की है। मैं पहला लेखक ऐसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, जीवनानंद दास जी, जो बांग्ला कविता के, वो दौर अलग था। नीलकमल जी, वो दौर, वो भी सेल्फ पब्लिशिंग किए हुए लोग हैं। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई टैबू नहीं है। अच्छा, एक काम है। हम अपने लिए रोटी बना सकते हैं, अपने लिए खाना बना सकते हैं, 10 लोगों के लिए भी बना सकते हैं। तो सीखा, एक टेक्निकल काम है, सीखा जाए, किया जाए। तो चुनौतियाँ जरूर रहती हैं। तो लोग आपको फ़ोन करते हैं किताब के लिए, फिर आप उनको पोस्ट कर देते हैं? मेरे पास रास्ते बहुत लिमिटेड हैं। सोशल मीडिया का मंच कहूँ तो फेसबुक और व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जहाँ मैं हूँ। तो वहाँ मैंने इस तरह की सूचनाएँ पब्लिक डोमेन में छोड़ रखी हैं कि जिस किसी का आग्रह हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करे। उसको एक बार नंबर दोहरा देंगे, जो श्रोता इस किताब को, इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं? वो नंबर जो है 80-130-46-813, 80-130 46-813। बहुत अच्छा। तो आपको फ़ोन किया जाए और आप फिर उनको एक सूचना बस आ जाए व्हाट्सएप पे कि किस पुस्तक में रुचि है, फिर उससे आगे संवाद हो जाएगा। नया क्या सोच रहे हैं आप? अभी कविता में है या फिर कुछ नहीं, अब अपने पिच पे लौटना है, कविता पे लौटना है। मुझे तो लग रहा है कि आप किसी और उपन्यास के बारे में सोच रहे हैं। जिस तरह से आप घूम फिर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि किसी और उपन्यास के प्लॉट पे तो नहीं काम कर रहे। अब ऐसा कोई वैसी भी कहानी आ जाए जो मुझे सोने न दे, अच्छा, तो अलग बात है। नहीं तो मेरी इच्छा है कि बांग्ला में कविता संग्रह में अपना ले आऊँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आगे का, तो बांग्ला में आप कविताएं लिख रहे हैं? मैं लिख रहा हूँ, प्रकाशित भी हो रही हैं। अच्छा, हाँ, मुझे ध्यान आ गया। मैंने स्वयं भी पढ़ी हैं, फेसबुक पर कुछ कविताएं पढ़ी हैं मैंने। हाँ, तो ये आपका जो बांग्ला ज्ञान है, ये जो यहाँ के कल्चर को आप समझ पाए हैं, भाषा को समझते हैं, उसका भी प्रभाव, उसका भी एक, ये मुझे विरासत में मिली हैं चीज़ें। भाषा, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छी बांग्ला जानते थे। अच्छा। मेरे दादाजी भी, अरे वाह, वो भी बहुत अच्छी बांग्ला जानते थे। बांग्ला का जो कीर्तिवास का जो रामायण है, वो मेरे दादाजी को कंठस्थ था। वाह। और लिखते थे बांग्ला में, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। हालांकि उस दौर में फॉर्मल एजुकेशन उन लोगों की नहीं थी, पर बहुत जानते थे। और यहाँ तो 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से हम लोग हैं ही। आप कलकत्ते में 3 पीढ़ियों से हैं? हाँ, मैं तो बचपन से हूँ। हालांकि जन्म मेरा गांव में हुआ, बनारस में। आप बनारसी हैं? हाँ, तो बांग्ला मैंने सीखी है। अच्छा। बांग्ला सीखी है स्कूल में। वो 5-6 महीने एक मदन मोहन सेन करके हमारे अध्यापक थे, वो आगे हमको बांग्ला सिखाते थे। वर्ण परिचय से शुरू हुआ था। लेकिन भाषा से प्रेम हो तभी सिखाया जा सकता है उसको। वर्ण परिचय से तो भाषा नहीं सीखी जा सकती है। तो बनारसी भी बोल लेते हैं आप? हाँ, घर में तो। अच्छा। गांव जाते हैं तो बनारसी बोलते हैं। बनारस में कहाँ घर है आपका?
बनारस शहर से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर होगा। बलुआ थाना और भलेहटा गांव। अच्छा, वो रास्ता है जो शहीद गांव कौन सा रोड गाँव है। कहा आपने? भलेहटा। भलेहटा। हाँ, भलेहटा गाँव। अच्छा। भलेहटा गांव हाँ। प्रभुपुर पोस्ट ऑफिस है। अच्छा। और वो चहनिया बाजार से आगे रमोली एक छोटी सी बाजार है, वहाँ से शहीद गांव की तरफ एक सड़क जाती है। उसी पे आगे नामवर जी का गांव है, जीएनपुर। अच्छा। मेरे गांव से हाँ। 5-7 किलोमीटर दूरी पे। तो नामवर जी की आलोचना के आप प्रशंसक? भौगोलिक रूप से मैं नामवर जी का पड़ोसी हूँ। अच्छा। नहीं, उनकी आलोचना के साथ हैं आप? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। नामवर जी से मेरी एक ही मुलाकात है, पढ़ा तो है नामवर जी को। आपने जो गद्य वद्य जो पुस्तक लिखी है, जो आपने कविताओं की समीक्षा की है, मेरा सवाल उस तरफ था। जी जी जी। तो उनकी समीक्षा दृष्टि से आपने कुछ? ऋषि जी, मैं साहित्य का विद्यार्थी तो हूँ नहीं, तो व्यवस्थित मेरा अध्ययन साहित्य की किसी भी विधा में वैसा नहीं है जैसा एक हिंदी के विद्यार्थी का होता है या होना चाहिए। तो नामवर जी से इस रूप में ज़रूर प्रभावित हूँ या उनको मानता हूँ कि एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि टेक्स्ट, जो कविता की आलोचना कैसे लिखी जाए। मैंने उनसे पूछा था कि कविता की आलोचना का सही तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा था कि टेक्स्ट को बढ़िया से पढ़ा जाए और उसको फिर डिकोड किया जाए। पाठ आधारित जो आलोचना है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है और वो ज़रूरी काम है। तो ये मेरा भी कन्विक्शन है कि पाठ आधारित आलोचना होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ आलोचना होनी चाहिए, बिना उस कवि की आभा या उसके रुतबे का ख्याल किए बिना। कविता पे आधारित शब्दों, पंक्तियों के बीच में जो अर्थ हैं, जो छुपे हुए अर्थ हैं, कभी तो छुपता भी है कविता में। कवि के लिए कविता छुपने की जगह भी होती है और एक्सप्रेस करने की जगह भी होती है। तो आलोचक का काम यही है कि कहाँ वो छुपा हुआ है उसको बाहर लाना। जो एक्सप्रेस है वो तो सब देख रहे हैं। हाँ। नीलकमल जी, हमने आपके उपन्यास पर बातचीत कर ली, हमने थोड़ा बहुत आपके गांव, आपके शहर के बारे में भी बातचीत कर ली, थोड़ी बातचीत नामवर सिंह जी की भी हो गई। आप स्टूडियो में आए और आपने अपने उपन्यास पर अपनी जो राय है वो रखी। मुझे व्यक्तिगत तौर से ये उपन्यास बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगा कि अपनी ओर से और अपने श्रोताओं की ओर से आपको बधाई दूँ। स्वागत है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको पसंद आए किताब। जी, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी कविता के क्षेत्र में, जो कि आपका प्रिय क्षेत्र है, आपका काव्य संग्रह बांग्ला में आए, हिंदी में आए, और मैं तो कहूँगा कि कोई बीच बीच में एक आध उपन्यास भी आता रहे। कथा को भी आप साथ लेकर के चले। ऋषि जी, इतना इन्वेस्टमेंट है समय का, और मैं अपनी यात्राओं के खर्च जोड़ूं अगर तो वो मतलब बहुत भारी काम है। ये व्यक्ति का काम नहीं है। लोग इस तरह के काम फेलोशिप वगैरह लेके करते हैं, 3 साल 4 साल स्पॉन्सरशिप लेके करते हैं। मैंने एक जुनून के तहत ये काम किया, तो देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों, ये थे नीलकमल जी से इनके उपन्यास मरिच झांपी को छूकर बहती है जो नदी पर हमने बातचीत की। अगले किसी एपिसोड में हम किसी और लेखक, किसी और व्यक्ति, किसी और व्यक्तित्व के साथ हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।